आइए पहले कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। इंडियाज वर्कफोर्स रफली 560 टू 570 मिलियन, यानी कि 56-57 करोड़ लोगों की बात हो रही है। ये इस भारत देश में जितने लोग काम करते हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कितने हैं? 56-57 करोड़। रॉयटर्स की रिपोर्ट है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बताएंगे अभी कि उसके अंदर कौन से लोग आते हैं। उसमें लगभग 86 से 92% लोग आते हैं। ये जो अभी हमने नंबर बताया, इसका आप लगा लो एवरेज 90% ले लो, मतलब 500 से 510 मिलियन, 51 करोड़ के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में से हैं। एंड सिंपल भाषा में समझाएं तो 10 में से लगभग 9 लोग अनऑर्गेनाइज्ड में है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे हैं। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे हमारे जैसी कंपनियां जो हैं या और बड़ी कंपनियां जो हैं जिनमें सब कुछ क्लियर होता है कि आप एम्प्लॉई हैं, आपको टैक्स देना है, आपको सैलरी मिलनी है, ऑन पेपर सब कुछ क्लियर है, दैट इज मोर लाइक फॉर्मल सेक्टर। उसमें लगभग सिर्फ इस बड़े नंबर का 10-12% आता है, ठीक है। अब समझते हैं कि दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज का एक छोटा एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? देखो, इसके अंदर वर्कर्स आते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, domestic workers, agricultural laborers, street vendors, small factory workers, rickshaw, auto drivers, delivery workers, the gig workers as we call them nowadays, and waste pickers जो कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं, daily wage laborers होते हैं जो लेबर चौक वगैरह पे खड़े मिलते हैं आपको, छोटी दुकानों के किराना वगैरह पे देखो 2-4 बच्चे भागते रहते हैं इधर उधर ना, होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, और ऐसे ही थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल लेबरर्स भी होते हैं। ये सब आ जाते हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पहला सवाल तो ये कि इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो अब हमें ये समझना है कि फिर तो हमारे देश ने उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ बना दिया होगा, बना ही दिया होगा। खैर देखिए, अब बात करते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे तेज जो ग्रो कर रही हैं इकोनॉमी, उसमें हम लोग आते हैं, इंडिया आती है, राइट, आता है। सो देन देयर इज लाइक थिंग्स लाइक AI, डिजिटल इंडिया, UPI, स्पेस मिशंस। और इसी इंडिया में, ये जहां पर हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, इसी भारत में आप सब ने खबर पढ़ी होगी, और अगर अभी तक नहीं पढ़ी हुई है तो अब सुन लीजिए। एक दोने पत्तल की फैक्ट्री से पुलिस ने 13 मजदूरों को, जो कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति में थे, उनको निकाला है। एक सेकंड के लिए सोचिए, हम क्या बातें कर रहे हैं मंगल ग्रह पे जाने की, और कुछ लोग इस देश में, अभी ये 13 तो बचा लिए गए हैं, इसी देश में ऐसे बहुत से होंगे जिनको कोई बचाने नहीं जा रहा है, जो सबकी मिली भगत, सबकी जानकारी के बावजूद इसी स्थिति में रह रहे होंगे। इनकी आजादी कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। अगेन मैं बातें बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे करने लग गई हूँ ऑफ लेट, लेकिन लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज इट। तुम्हारा देश है, तुम्हें जैसे इसको सुधारना हो सुधारना पड़ेगा। ये सोच के बैठ जाओगे कि प्रधान जी देख लेंगे, तो प्रधान जी तो चल पड़ेंगे एक दिन, आप बैठे रहना इसी देश में, इसी हाल में। डेफिनेटली ये वीडियो अनकंफर्टेबल रियलिटी के बारे में है। आम आदमी की जिंदगी इंडिया में कितनी वल्नरेबल है, आज भी कितने खतरों से भरी हुई है, उसके बारे में ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो अभी मैंने आपको इंसिडेंट बताया वो यूपी मुजफ्फरनगर का है, ठीक है। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक फैक्ट्री के बाहर, एक फैक्ट्री में अलग अलग राज्यों से लाए गए मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। वहां पर रेड होती है, लगभग 13 वर्कर्स को बाहर निकाला जाता है। अब पुलिस जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर, जिसको हम बंधुआ मजदूरी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि पुलिस पहुंची वहां। मैं तो ये भी कह रही हूं भैया कि हमारे देश में ऐसी बहुत जगह होंगी जहां पुलिस नहीं जा रही है, ठीक है। तो अब खैर कोर्ट डिसाइड करेगा कि एलिगेशंस कितने प्रूव होते हैं, लेकिन एक सवाल हम सब से है कि ऐसी जो शंका है कि बंधुआ मजदूरी अभी भी चल रही है क्या, ये बार बार हमारे देश में प्रूव क्यों होता रहता है, मतलब उठता क्यों रहता है? बिकॉज आई वॉन्ट टू से वन थिंग, वो फैक्ट्री प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हमेशा कोर मुद्दे पे, चलो प्रॉब्लम किस चीज की है, सिस्टम की है।
इंडिया में करोड़ों लोग, भाई मैंने बता दिया 56-57 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, डेली वेज वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर्स, सब चीजें है ना। ये ईंट का भट्ठा होता है, सड़कें बन रही होती हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा होता है, रिसाइकलिंग वाला जो है वो ठेले लेके जो लोग, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, इन सारे लोग, इनमें से बहुत सारे लोग इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा हैं। सब लोग ना, अब इसी सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन भी सबसे ज्यादा हो रही है। आए दिन की बात है, कोई अपनी मेड को मारे जा रहा है, बिल्कुल ही, है ना। कानून भी खूब सारे बने हुए हैं। ये कहना गलत होगा कि इंडिया में कानून नहीं है, कानून काफी हैं। मतलब एक दो जो मुझे याद हैं, कोड ऑन वेजेस 2019 वाला, हर कैटेगरी के वर्कर को मिनिमम वेज के फ्रेमवर्क के अंदर लाना इसका ऑब्जेक्टिव था, है ना। जितने भी ये कैजुअल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इन सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अब जैसे इसके अंदर बोला गया कि लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी कवर चीज़ें मिलेंगी। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जैसे इनका पर्पस बहुत अच्छा था, राइट। तो ऐसे ही एक और थी जो विच आई रिमेंबर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें, फॉर्मल रिकग्निशन कि हाँ भाई आपके पास नौकरी है, आप फलानी जगह काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सवाल ये है कि इतने प्यारे कानून हैं तो एक्सप्लॉयटेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आपसे सवाल है, सोचिए, जवाब दीजिए। और ये वीडियो तो मैं चाहती हूं ये उनके घरों तक जाना चाहिए जिनके घरों के लोग बाहर निकलकर ऐसे काम करते हैं। आप बैठ के घर में अपना मोबाइल और लैपटॉप यूज कर लेते होंगे, लेकिन दिलाया पिताजी ने है, माताजी ने है, और शायद वो अभी बाहर किसी ना किसी प्रकार के लेबर को ही फेस कर रही होंगी, उसका हिस्सा होंगी, राइट। तो ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिन लोगों को लगता है कि एवरीथिंग इज वेरी रोजी, सब कुछ बड़ा आसानी से चल रहा है, नौकरी करते हैं, पैसा आता है, दिहाड़ी मिलती है, क्या खराबी है, उनसे पूछना चाहेंगे, है ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने पूछा आपसे कि क्या प्रॉब्लम है भाई। लॉ बनाना प्रॉब्लम नहीं है, लॉ का एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा कहती हूं तुम कोई भी मुद्दा उठा करके ले आओ, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी एजुकेशन की बहुत जरूरत है। जिनके लिए लॉज बने हैं उनको ठेंगा नहीं पता है क्या है ये, हम इसका कैसे फायदा उठाएं। उनको पता ही नहीं है कि मिनिमम वेज क्या है, उनको ये नहीं पता कि मतलब डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर के पास देने हैं कि नहीं देने हैं। गांव से बाहर लाके रखा गया है, आधार कार्ड ले लिया गया है, एक आध जो और रहता होगा वो फोन फाटा छीन लिया गया है। यही सब चीजें तो हुई हैं इन लोगों के साथ। भाले से मारा, पता नहीं कितनी तरीकों की चीजों से मारा, कुत्तों से कटवाया, 24 घंटे में खाने को चोकर की रोटी देते थे। ये हो रहा था, ये 2026 की घटना मैं आपको बता रही हूं। चोकर की रोटी खा के सूखी मिर्च और नमक के साथ, और बोलते थे कि सोने के लिए भी मार पड़ती थी। और अपेरेंटली मैंने ये भी पढ़ा है कि 13 लोग तो बचा लिए गए हैं, बट इस टॉर्चर के चलते 3 लोग शायद मर भी गए हैं और अपराधी फरार है। कुछ अंकित या अर्पित, कुछ ऐसा नाम है। स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, मैंने लेके सब रखा हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसके लिए कानून बना है अनएजुकेटेड है। आधे से ज्यादा लोगों में, आधे से ज्यादा, अरे लार्जर पोर्शन में कोई ज्ञान नहीं है। तो क्या फायदा ऐसे लॉ जो बनाया आपने, वो फाइल में रह जाएगा और इंसान फैक्ट्री में जाएगा। देखो अच्छा, हमारे यहाँ क्या है भाई, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। तुम जिस भी ढाबे पे जाते हो वहां का छोटू, रामू, बिल्लू, ये सब कौन सी उम्र के मिलते हैं तुम्हें? 10, 12, 13। नशे भी कर रहे होते हैं, 4 पैसे भी कमा रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, जिंदगी को अपनी आग लगा रहे होते हैं। तो कानून कहाँ रह जाता है? फाइल में। और इंसान कहाँ रहता है? फैक्ट्री में। एक बार सोचिए कि एक एजुकेटेड एम्प्लॉय के पास क्या क्या होता है। ऑफर लेटर होता है, एचआर होता है, ईमेल ट्रेल होता है, लेबर कोर्ट होता है, लिंक्डइन होता है, लॉयर होता है, सोशल मीडिया होता है। अब आप कंपेयर करिए एक माइग्रेंट लेबरर को, जो कभी बिहार से उठ के, तो कभी यूपी से उठ के, तो कभी हरियाणा से, तो कभी असम से, तो कभी बंगाल से उठ के, झारखंड, छत्तीसगढ़, लगा लो सारे शहर, कहीं पहुंच रहा होता है और वहां मार दिया जा रहा है किसी ना किसी नाम पे। कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है, इन्फ्लुएंशियल कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। चचा विधायक होते तो लिबरे ही नहीं कर रहे होते।
बार्गेन करने का पावर नहीं है। अरे 100 के 100 भोले नहीं होते हैं, 2-4 उसी में से गुंडे भी निकल जाते हैं, उसी में से चोर उचक्के भी बन जाते हैं, लेकिन बाकी तो कमजोर वर्ग है हमारे देश का, और चोर उचक्के भी क्यों निकल रहे हैं भाई? अब आप बताइए कि अगर एक लेबर का एम्प्लॉयर उसकी सैलरी रोक दे तो वो किस दरवाजे पे जाए? लेबर को सैलरी देने से बहुत अच्छा है कि पुलिस जो बैठी है उसको खिला दो पैसा, लेबर की नहीं सुनी जाएगी, बात खत्म। अब समझ आ रहा है कि रियल इनइक्वालिटी गैप क्या है हमारे देश का? इनकम का नहीं, पहली चीज एजुकेशन का, दूसरी चीज पावर का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इशू समझिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट का कहना है कि नए फ्रेमवर्क का, जो विकसित भारत जी राम जी योजना आई है हमारी, जिसने एमजी नरेगा को रिप्लेस किया है, काफी उसमें बातें हुई हैं, हम ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो नया फ्रेमवर्क आया है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, बल्कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाना भी है। लेकिन प्रपोजल फ्रेमवर्क में पहले देखते हैं पॉजिटिव चेंजेस क्या बताए गए हैं। कि पहले एमजी नरेगा में 100 दिन का वेज गारंटी था, अभी 125 दिन का वेज गारंटी है। डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, वेरी वेल डन, आई एम जेन्युइनली अप्रिशिएटिव ऑफ दीज थिंग्स। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, जीपीएस बेस्ड वर्क ट्रैकिंग है, एआई एनेबल्ड ऑडिट्स होंगे, राइट। अब विलेज प्लानिंग को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से कनेक्ट किया जाएगा, और ये सारी चीजें अगर एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होती हैं तो भैया ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, लीकेजेस कम हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। ये जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हैं बहुत खूबसूरत हो सकती हैं हमारे लेबरर्स के लिए, हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए। लेट्स नॉट कॉल देम लेबरर्स, आई डोंट नो व्हाई, राइट। एनीवे, देखिए इसके लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। हर रिफॉर्म के साथ सवाल आता है और सवाल पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी और स्टेट्स को एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ेगा, तो क्या इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स उतनी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे? सोचिए, खुद सोचिए। जिनके पास, जिन राज्यों के पास ही पैसा नहीं है, इतनी एम्प्लॉयमेंट वो दे पाएंगे? कंसर्न नंबर 2, जब कटाई बुआई का पीक सीजन होता है तो उस टाइम पर वर्क अवेलेबल ना होने का क्या मतलब प्रोविजन है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कि एग्रीकल्चर को लेबर शॉर्टेज से बचाया जाएगा, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो गरीब हाउस होल्ड्स की इनकम फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो कम हो जाएगी ना। और अगर आप देखें तो दोनों पॉइंट सही हैं। एग्रीकल्चर को लेबर शॉर्टेज से बचाया जाएगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन टॉक अबाउट इनकम फ्लेक्सिबिलिटी। पॉलिसी को स्लोगन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से जज करना चाहिए। अब जो मेरा अगला बहुत मेजर कंसर्न है कि मतलब ये जितने भी लोग बाहर निकले हैं, वो 13 लोग, जो कोई 4 महीने से अपने घर वालों से दूर था, कोई 1 साल से दूर था, किसी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, कुछ लोग मर गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द पीपल डाइंग पार्ट, इसलिए मैं कहूंगी कि एक बार जरूर पढ़िएगा, बट हमने पढ़ा था तो हम इसलिए यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। खैर, देखिए कभी कभी टीवी डिबेट्स देख के लगता है कि पॉलिटिक्स बैठ के खाली ज्ञान दो, और वो भी फालतू का ज्ञान दो, तुम्हें पता कुछ नहीं, बस पहुंच जाओ, इधर का उधर ताम का झाम जोड़ते रहो, बैठे रहो, तुम्हारी पॉलिटिक्स चंगी चल रही है। आई एम वेरी शॉक्ड, मनोज तिवारी जी ने अभी अभी बोला है कि जिस घर में मोदी जी का सम्मान नहीं होता उस घर में अपनी बेटी शादी मत करो। जो 18 घंटे काम करने वाले आदमी का इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लड़की का इज्जत क्या करेगा? आप सोचिए क्या स्थिति है ये। मतलब ये सांसद हैं? कौन कहे कि 4 बच्चों की जिंदगी अच्छी आप कर दीजिए, आप 4 की खराब और कर दीजिए, ऐसे भ्रामक संदेश दे दे के। खैर छोड़ो, वो तो सब अलग की बातें हैं। देखो मेरा ऐसा मानना है कि बैठ के पार्लियामेंट में वर्बल रूले खेलना इट्स वेरी इजी। बैठे बातें कर रहे हो ना, आप इधर से बोलिए, वो उधर से बोले, बढ़िया चल रहा है। जिस आदमी के घर में राशन खत्म हो रहा है, जिसके घर में रोटी पानी का जुगाड़ नहीं है, उसको कैसा लग रहा होगा? उसको आपकी भाषणबाजी कैसी लग रही होगी? अब योगी जी का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, एक महिला थी, उनका बच्चा जल के मर गया, राइट। उनके साथ में उनकी सिस्टर इन लॉ थी, वो कहने लगी कि हम तो प्रो बीजेपी सपोर्ट। वो कहते हैं भाषण मत दीजिए। कोई भाषण नहीं दे रहा, भाषण तो आप लोग देते हैं हर बात पे, भाषण नहीं दे रहा। वो अगली क्या कहने की कोशिश कर रही है कि सर हमने तो हमेशा आपको सपोर्ट किया, हमने अपना बच्चा खो दिया।
ये अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है आपसे। अगेन वो भी हटा दो, नहीं डिस्कशन करना मुझे उस पर भी। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब एक आम आदमी के घर में खाने का अगले दिन का जुगाड़ नहीं होता तो वो डेस्परेट होता है, फिर उसको जो भी काम, अब जैसे इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों को किसी को दिल्ली रेलवे स्टेशन से उठाया गया तो किसी को चौक से उठाया गया, बोला गया कि आपको अच्छी सैलरी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेके गए। इसलिए इस मजबूरी में वो लोग इस ट्रैप में फंस गए। अब जो माइग्रेंट वर्कर गांव से 1200 किलोमीटर दूर काम कर रहा है, उसको आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सैलरी टाइम पे चाहिए, उसको खाने पीने सोने आराम करने की डिग्निटी और फ्रीडम चाहिए। अभी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि नए नए कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। What do we exactly need? एक तरफ आप कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, आप हर तरफ बच्चों की वैकेंसियां काटते जा रहे हो। अरे हायर करो ना बच्चों को, लेबर इंस्पेक्शंस करवाइए, उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर्स हायर करिए, जाएंगे इंस्पेक्ट करने के लिए वो लोग। फास्ट ट्रैक जस्टिस लेकर के आइए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो सकता? यूनिवर्सल वर्कर रजिस्ट्रेशन, ये बंदा कैसे भाग गया यार, ऐसे कैसे भाग गया? तुमने फैक्ट्री पे छापा मारा, सब पकड़ गए, वो कैसे भाग गया? एनीवे, मूविंग ऑन, यूनिवर्सल वर्कर रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके लिए भी हमें और भी तरीके के कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए जहां पर हमारी जो देश की जनता है उनको लीगल अवेयरनेस दी जा सके। तो लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए। मिनिमम वेजेस की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर किसी को 1200 मिलना चाहिए तो 1200 मिलना चाहिए, उसमें 50 रुपए ऊपर क्यों है, 50 रुपए कम क्यों है, ये पता करना चाहिए। लोकल लैंग्वेज ग्रीवेंस सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई बंदा भोजपुरी जानता है, उसको फालतू में खड़ी बोली में बोल के इधर उधर किया जा रहा है कंफ्यूज, हम जानते हैं। हमारे गांव के लोग ये खड़ी बोली नहीं समझते, उनसे जब तक आप अवधि में बात नहीं करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बात को। और इस मासूमियत का, भोलेपन का, अनपढ़पन का बहुत फायदा उठाया जाता है। And the most important thing, if a worker is reporting exploitation, उसका प्रोटेक्शन जरूरी है। देखो, खोखले नंबरों से जीडीपी दिखा देना ग्रेटनेस नहीं, महानता नहीं दिखाती आपके देश की। ऊंची बिल्डिंगें 4 शहरों में बना दी हैं, एक्सप्रेसवे बना दी हैं 4 शहरों में, एआई आजकल बहुत चिल्ला रहे हो। देखो, इससे नहीं महानता पता चलती है। एक देश एक्चुअली डेवलप कब होता है? जब सबसे गरीब आदमी भी बिना डर के काम करता है, मेहनत करने की उम्मीद होती है, उसकी मेहनत की इज्जत होती है, उसका पैसा मारा नहीं जाएगा इस बात की गारंटी होती है। मतलब बंधुआ मजदूरी का केस 2026 में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। तुम सब लोग जानते हो कि ये कितना असंभव कार्य है। और जब उसकी एक इंसान की जिंदगी फैक्ट्री की 4 दीवारी से भी सस्ती हो जाती है तो महानता नहीं पता चलती है। हमारे देश के पास बहुत टैलेंट है, बहुत रिसोर्सेज हैं, कानून भी हैं। चैलेंज लेकिन एक है, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग सीरियस नहीं है। एजुकेशन का मतलब मेरा ये नहीं होता है हर बार कि मैथ, साइंस और ग्रामर पढ़ाने लगो। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई मीन अवेयरनेस। किसी भी डेमोक्रेसी की असली स्ट्रेंथ पार्लियामेंट की स्पीचेस भी नहीं होती हैं, उस मजदूर की जिंदगी से पता चलती है हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ, जो शाम को इज्जत के साथ घर लौट सके। ऐसे बनता है देश। मैं यहां बैठ के बातें बता रही हूं, मुझे कर दीजिए सपोर्ट भाई साहब, मैं आपको 1 महीने में कम से कम अपना गांव सुधार के दिखा दूंगी, मुझे कहीं और जाना भी नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे लाइए, अपने 4 लोग लगा दीजिए, ताकि आपको यह भी साबित हो जाए कि हम हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, अभी जो सबसे मार्जिनलाइज्ड वर्ग है वो प्रताड़ित हो रहा है। बारी सबकी आती है, बारी सबकी आती है, तो थोड़ा आंखें खोल लीजिए। अभी दूसरों के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं तो आपको दुख नहीं हो रहा है, अपने बच्चों पे बात आती है तो दुख होगा। इसलिए ऐसी गलतियां मत करिए। थोड़ा सा इस देश के बारे में सब लोग जागरूक होइए। प्लीज फोकस ऑन एजुकेशन। ये हीरो वर्शिपिंग बंद कर दीजिए।